लोग नए नहीं हैं। हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप में सीजीपीएससी मेन ग्रुप के नाम से 2-3 सालों से हम लोग लगातार मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। बट अभी कोविड के कारण बहुत से बच्चों को फ्री में दिक्कत हो रहा है कि सर कौन सी बुक पढ़ें, किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करें। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब वीडियो के माध्यम से 45 दिनों का क्रैश कोर्स करा के स्टूडेंट्स की जितनी हेल्प हो सके वो की जाए। तो इसके लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, फिर भूगोल, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट और जो छूटे हुए टॉपिक हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे जनजाति हो गया, पुरातात्विक स्थल, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जनसंपर्क अधिकारी हो चाहे बीमा अधिकारी वाला भी जो एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अभी आप सभी जान रहे हैं कि पोस्ट 143 है, 20 से 30 पोस्ट बढ़ सकते हैं, बट उसका चांस कम ही लगता है। जैसे विभाग अभी तक भेजे नहीं है पोस्ट, या बहुत कम पोस्ट पीएससी को भेजे हैं, तो इस तरह की। तो मेनली हम ट्राई करेंगे कि मेन टॉपिक पूरा कवर हो जाए जो अभी तक एग्जाम में आ गए हैं या जो आगे आ सकते हैं। इस तरह के टॉपिक को हम लोग 45 दिन में कवर करने का पूरा ट्राई करूंगा मैं। तो इसी क्रम में हम लोग प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास के 3 पार्ट हैं, प्रागैतिहासिक है, आर्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक है। प्रागैतिहासिक में पूरा पाषाण काल आ जाएगा, उसके पाषाण काल आएगा। पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल आ जाएगा, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये प्रागैतिहासिक काल में है। आद्य ऐतिहासिक की बात की जाए तो आद्य ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता आ जाएगा, और ऐतिहासिक में उसके बाद की सभ्यताएं आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में 3 है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य और उच्च। निम्न पूरा पाषाण काल जिसको सोहन संस्कृति कहा जाता है। सोहन संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो अवशेष है वो सोहन नदी के किनारे मिले हैं। सोहन नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, छोटी सहायक नदी है, तो इसलिए इसको सोहन संस्कृति कहा जाता है, जहां से पेगुल, चौपर, चौपिंग आदि मिले। मतलब ये मेनली पत्थर के उपकरण होते थे जो मोटे होते थे, क्योंकि अभी मानव की मतलब सोच इतनी डेवलप नहीं हुई थी। उसके बाद मानव भी बोल सकते हैं या आदि मानव भी बोल सकते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल जिसको फलक संस्कृति बोल सकते हैं, मतलब अब पत्थर जो हो गए थोड़े से नुकीले हो गए, जो मोटे होते थे थोड़े से नुकीले हो गए, थोड़े लंबे हो गए, थोड़े पतले हो गए। पत्ती, बर्छी, बर्मा, खुरचन, फ्लेट यहाँ से मिले हुए हैं, मतलब इस तरह की कुछ आकार थे, मतलब अब लंबे और आकार। उसके बाद फिर उच्च पूरा पाषाण काल आ गया जिसको उत्तर पूरा पाषाण काल बोलते हैं। इसमें ब्लेड, हार्पून, फलक और पत्थर और ज्यादा तेज हो गए और नुकीले हो गए, हड्डी के उपकरण ये सभी मिले उच्च पूरा पाषाण काल में। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि बर्मा, खुरचन ये कौन से काल से संबंधित है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल जिसमें अत्यंत छोटे और नुकीले, जिसको माइक्रोलिथ उपकरण बोला जाता है, ये मिले हैं। उसके बाद नवपाषाण काल है जहाँ से मेनली है कृषि का आविष्कार हुआ। ये सभी उपकरण तो और भी ज्यादा मतलब मॉडिफाई होते गए, साथ ही कृषि का आविष्कार ये मेनली नवपाषाण काल में हुआ। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि कृषि का आविष्कार जो है कौन से काल में हुआ है। उसके बाद हम लोग बात किया जाए तो उसके बाद पूरा पाषाण काल था, मध्य और नवपाषाण तीनों देख लिए, हड़प्पा और वैदिक आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो इन सभी जो काल में है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां से डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। जैसे कि पीएससी ने 1-2 साल पहले कृषि के हिसाब से कहां से मिले थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर था मेहरगढ़। तो उसी तरह के कुछ और स्थल हैं, जैसे कि देखा जाए तो यहाँ मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, गुफकराल है, चिरान है, दाऊदरी रीडिंग है, कुल्डी हवा है, महागढ़ा है, भीमबेटका, भल्लूर, उजगी, ब्रह्मगिरी, कुरनूल गुफा है, पय्यमपल्ली है, आदि चन्नलूर है। मैंने यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, जैसे कि जो सर्कल वाला है वो नवपाषाणिक स्थल है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है बुर्जहोम या चिरान कौन से कालीन स्थल है, तो नवपाषाण कालीन स्थल है। पूरा पाषाण कालीन स्थल में आ जाएगा ट्रायंगल से शो किया हूँ, भीमबेटका है जो कि आप सभी जान रहे हैं, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है उजगी, कुरनूल गुफा। उसके
उसके बाद है महापाषाणकालीन पाषाणिक स्थल में है आपका ब्रह्मगिरी आदि चंद्रलोक। महापाषाणिक स्थल में मतलब पाषाण के अवशेष मतलब अवशेष जो है उनको पाषाण से मिली ढका जाता था, बड़े बड़े पत्थर के अवशेष, इस तरह की चीजें यहाँ महापाषाणिक स्थल में मिले हैं। इसके बाद एक और है हड़प्पा के पहले हम लोग ताम्रपाषाणी भी पढ़ेंगे, जो कि हड़प्पा के पहले से थी सभ्यता और हड़प्पा के साथ ही उसका भी अंत हुआ। ताम्रपाषाण में हम लोग जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति कौन कौन सी जगह में है ये बस देखेंगे। तो फिर यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थल से कौन कौन सी मेली चीजें मिली हुई है। जैसे कि मेहरगढ़ से है कृषि के साक्ष्य हैं जिसमें, और 100 के साथ बकरी के साक्ष्य मिले हुए हैं। बुर्जहोम है जहाँ से गर्तावास तलघर मिला हुआ है, धान हड्डी के उपकरण। ईरान जो कि बिहार में है, हड्डी के उपकरण है। मुरली हवा जो कि यूपी में है, चावल का राजस्थान साक्ष्य। उसके बाद दाऊद है, ये रेडी है जिसमें खरल और मुल्तान जैसे पत्थर उपकरण। डेडाइट पत्थर, डेडाइट पत्थर जो कि मिली बाहर कहीं विदेश से मतलब ये लोग से संबंधित है। कुर्नूल गुफा राग के अवशेष हैं। इमाम गांव जो कि महाराष्ट्र में आरंभिक गांव माना जाता था, जो कि आसपास है। उसके बाद है आजमगढ़ मध्य प्रदेश, और बागोर जो है राजस्थान में, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया है। सरायनगर और महदवा उत्तर प्रदेश में मानव अस्थि मंजर का पहला अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आज पहला वीडियो है, तो इसको छोटा रखते हैं। धीरे धीरे हम लोग वीडियो एक दिन में 1-2 वीडियो आएगा और पूरा धीरे धीरे हम लोग सभी टॉपिक को कवर कर देंगे। हम लोगों ने अधिकारी पाठशाला ऐप भी बनाया है जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज मात्र ओनली 199 रुपीज में रखे हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा करने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी स्टूडेंट 2 साल से आप लोग खुद देख रहे हो कि कोई वैकेंसी आई नहीं है और पूरा स्टूडेंट का पूरा ध्यान पीएससी के लिए है। तो अभी ज्यादा फीस रखने से मेरे ख्याल से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है कि 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं। आप लोग एसआई का देख रहे हो या कोई भी एग्जाम का देख रहे हो, फॉर्म भरते हैं। तो 199 टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ताम्रपाषाण संस्कृति, जो कि हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी। हड़प्पा संस्कृति के थोड़े पहले चलती आ रही है और हड़प्पा संस्कृति के साथ ही इसका अंत हुआ। तो देखते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति। इसमें सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी जगह से पूछ देते हैं। जैसे बनास या आहड़ संस्कृति आपको पूछ सकता है कि कौन से क्षेत्र से है, तो वो राजस्थान से है। तो बनास या आहड़ संस्कृति राजस्थान है, इसकी जगह कौन से है, आहड़ से अवशेष मिले, इसलिए आहड़ संस्कृति। आहड़, बालाथल, गिलुंद, ये सभी। उसके बाद है कायथा संस्कृति, मध्य प्रदेश है। कायथा और ईरान जगह से मिले हैं अवशेष। मालवा संस्कृति है, मध्य प्रदेश से है। कायथा, ईरान, नौदर टोली, ये सब जगह से अवशेष मिले हैं। जोरवे संस्कृति है, महाराष्ट्र। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इमामगांव और दैमाबाद इंपॉर्टेंट है। ये एरिया कहाँ पर है पूछ सकता है, कौन से राज्य में है ऐसा करके, तो महाराष्ट्र है। तो ये हो गया ताम्रपाषाण। इसके पहले हम लोग पुरापाषाण देख चुके हैं, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। अब हम लोग सिंधु सभ्यता की ओर बढ़ते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके सीमाएं देख लेते हैं। ये है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व में है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में है सुल्तानगढ़, जो कि अभी का पाकिस्तान है। उत्तर में है मांडा, जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ये एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसकी जो नगर नियोजन थी, जो मेंस में राइटिंग में आता है कि नगर नियोजन इसकी किस प्रकार थी, तो आप लिखते हैं कि समकोण पे आधारित थी, ग्रिड पद्धति थी। नालियां, अभी की जो वर्तमान स्थिति में हम लोग देखते हैं नालियां, उस तरह की नालियां उस समय थी, तो इस कारण इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। आकार है त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया, सुमेर, मिस्र सभ्यताओं के समकालीन थी। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी सीमाएं पूछ सकता है। अब
देखते हैं इसके स्थल कौन कौन से हैं और वहाँ क्या क्या चीजें मिली है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैसे कि हड़प्पा। हड़प्पा में मिला है कब्रिस्तान 837, सावधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसको उर्वरता देवी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है। गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ साक्ष्य, सीपी का पैमाना। अन्नागार जो है यहाँ पे आपका हड़प्पा में भी मिला हुआ है और मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला हुआ है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार है। काशी की नर्तकी की मूर्ति, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाथी का कपाल खंड, घर में कुओं के अवशेष, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति आदि। तन्वदड़ों की बात की जाए तो मटकी बनाने का कारखाना इम्पोर्टेंट है। वक्राकार ईंटें, 4 पहियों वाली गाड़ी, लिपस्टिक, कंघा आदि। कालीबंगन की बात की जाए तो जुटे हुए खेत इम्पोर्टेंट है। बेलनाकार मुहरे, आयताकार सेवानंदी वेदिकाएं इम्पोर्टेंट है। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ और कपाल में, ये चारों ही इम्पोर्टेंट है। ये जो मिले कालीबंगन से मिले। लोथवा जो कि भोगवा नदी के किनारे है। बंदरगाह है। युगल सावधान, बंदरगाह इम्पोर्टेंट है। युगल सावधान इम्पोर्टेंट है। फारस की मुहर, धान और बाजरे का साक्ष्य आदि। बनावली से है हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ उगाने के साक्ष्य। धौलावीरा से उत्तम जल निकासी व्यवस्था है। सूरकोटदा से है घोड़े की अस्थियां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है के साक्ष्य। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लिया है हमने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कौन किस प्रकार की लिपि थी आगे देखेंगे, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जिससे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक का मतलब है चित्रों के माध्यम से पत्थर पर या गुफाओं की दीवारों पर चित्र उकेरे गए थे, उसी से उसको समझा जाता था। इसके अलावा कोई लिखित ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था। यह मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी क्योंकि माता देवी की पूजा की जाती थी। बहुत सी जगह मूर्तियां, नर्तकी की मूर्ति या उर्वरता देवी की मूर्ति, इस तरह की मूर्तियां मिली हुई है। प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ। सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय मिल जाता है। लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे क्योंकि उस समय तक इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। मातृ देवी की पूजा करते थे। रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि की पूजा, इन सभी की पूजा करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड प्रमुख था। काशी युगीन सभ्यता थी, लौह युग की नहीं थी। और उत्तराखंड में रोकड़ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा, प्रभास, पाटन, ये प्रमुख बंदरगाह थे। अक्सर बुक में दो ही दिया जाता है, लोथल और रंगपुर को बस। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था सिंधु सभ्यता का और उसमें धर्म की महत्ता थी। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब देखते हैं स्थल नदियों के नाम खनन करता है और वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे उत्खनन करता है दयाराम साहनी और वर्तमान स्थिति में है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, राखादास बनर्जी पाकिस्तान में है। ये भी तन्वदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, उत्खनन करता मैके और मजूमदार, वर्तमान स्थिति पाकिस्तान। उत्खनन करता भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका सारी लिख दीजिए 2 का 1921 था ये और ये था 1922। उसके बाद है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लाल एवं घोष ने खोज की, राजस्थान में है।
तो इस तरह से ट्रिक बना के भी आप याद कर सकते हैं। लोथल भगवा नदी के किनारे है ऐसा गाँव में, जो कि वर्तमान स्थिति में है गुजरात में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की, पंजाब में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की, उत्तर प्रदेश में। और भी एक दो चार उत्खनन स्थल है, बट मेनली ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि ये महत्वपूर्ण तथ्य और स्थल भी पढ़ लिए। अब सिर्फ एक इम्पोर्टेंट तथ्य बच गया है सिंधु सभ्यता में कि इसका पतन किस तरह से हुआ। तो इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कथन है, जिसको अभी हम देखेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि बाढ़ आ गई होगी, इसलिए पूरी सभ्यता बह गई। किसी ने कहा कि अकाल या महामारी की स्थिति हो गई होगी, किसी ने कहा कि बाह्य आक्रमण हो गया होगा। तो इस तरह से अलग अलग सबके तथ्य हैं, तो उसे हम देखेंगे आगे। आप लोग उसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सिंधु सभ्यता का लास्ट पार्ट देख लेते हैं कि पतन किस प्रकार से हुआ। गार्डन साइड एवं वीजा ने बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण को इसका कारण माना है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैकी और मैसार राव ने बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई होगी। किसी नदी में बाढ़ आया होगा जिसके कारण पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। और एक स्टेन अम्लानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। एम.आर. साहनी के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन, जलप्लावन, भूकंप इस तरह की घटनाएं हो सकती है। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता, वहाँ का शासन अच्छी तरह से नहीं चल पाया होगा, जिसके कारण AUR कनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा आई होगी, मलेरिया महामारी। तो इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता ऑलमोस्ट पूरा खत्म होता है। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। तो इस तरह से इतिहास के मतलब पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। एक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो ऐसा रहेगा कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो एक ही वीडियो में, ताकि आपको अगला टॉपिक दूसरे वीडियो में मिले। तो इस तरह से कोशिश रहेगी। देखिए YouTube में बहुत सारे चैनल है जहाँ से मिल जाएंगे आपको PCS के कोई भी एग्जाम के आपको इतिहास के पढ़ने वाले सोर्स मिल जाएंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि PSC में क्या पूछता है, हमको कौन सा टॉपिक छोड़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। 5 साल के पेपर का आप लोग एनालिसिस कीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इस बार पोस्ट कम है और कट ऑफ ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो। जैसे जनरल का गया था 138 139 के अराउंड जनरल का गया हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेपर इजी आए चाहे पेपर कठिन आए, आपका कट ऑफ हाई जाएगा ही, क्योंकि इस बार पोस्ट DC के पोस्ट लगभग 30 पोस्ट हैं, DC के 30 के अराउंड पोस्ट हैं। तो कट ऑफ तो हाई जाना ही है। तो आप लोग कोई भी टॉपिक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो। जहाँ तक टेस्ट सीरीज की बात है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इस अधिकारी पाठशाला ऐप में आपको लेफ्ट साइड में अगर आप डाउनलोड करेंगे तो 3 ऐसे लाइन दिखेंगी। इस पे क्लिक करने पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अंदर आपको साइंस के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स 2 पार्ट मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स 2 पार्ट हो चुका है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि करेंट के टॉपिक भी उसमें इंक्लूड कर दें। तो आप लोग के लिए ये टेस्ट तो बेनिफिट है ही, आप लोग को इसको दिलाना चाहिए। अगर आप टेस्ट मान लो नहीं भी दिला रहे हैं तो एटलीस्ट आप ऐप के थ्रू इस स्टडी मटेरियल की सहायता से इन लोग को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से मेरे द्वारा लिखा गया है ताकि सभी बच्चों को आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज में है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, और अब तो टाइम भी कम है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता में। सो थैंक यू।